आज की क्लास में हमने एक क्वेश्चन को उठाया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 एनसीईआरटी अध्याय 1 से वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उससे ठीक पहले है। ये प्रमेय टाइप का है लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना के दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या आता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं हम लोग, है ना, कि वे संख्या जो p/q के रूप में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु अपरिमेय संख्याएं के बारे में ये पढ़े हैं कि जो संख्या p/q के रूप में नहीं होती उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जनरली अब वे संख्याएं जो रूट के अंदर हों और मतलब रूट से किसी प्रकार से बाहर ना निकाली जा सके उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। तो आइए देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पेपर में सवाल बन सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो अपने एनसीईआरटी में √2, √3 और √5 इन तीनों सवालों को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल √3 वाला बता रहे हैं। यदि √3 वाला आप विधिवत समझ लेते हैं तो आप 2 वाला भी लगा सकते हैं, 5 वाला भी लगा सकते हैं, √7 वाला भी लगा सकते हैं, √11 वाला भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्रम से समझिएगा, काफ़ी आराम से पढ़ाऊँगा, एक एक स्टेप पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं क्या, समझिए इसमें हल। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब आप परेशान हो जाएंगे कि भाई यहां पे दिया था अपरिमेय, आप परिमेय मान रहे हैं। तो चूंकि परिमेय के बारे में अपन जानते हैं कि यह संख्या p/q के रूप में होती है, इसलिए हम इस संख्या को परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, एट लास्ट इसमें अपरिमेय आएगा। अपरिमेय प्रूव करने के लिए दिया है, हमने परिमेय मान रखा है, माने हम अपोजिट कुछ मान रहे हैं। इसे कहते हैं विरोधाभास। क्या कहते हैं, विरोधाभास। तो हम अपरिमेय के बजाय क्या मान रहे हैं, परिमेय। हर सवाल में यही मानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या, जब परिमेय मान लिए तो यानी पता लग गया कि √3 बराबर क्या हो सकता है, p/q हो सकता है। क्या हो सकता है, p/q। आप समझिएगा, जहां पे q ≠ 0, मतलब ये हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर में 0 होने से क्या हो जाती है, संख्या अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है, और इतना ही नहीं, p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। ये सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, ये जान लीजिए। सहअभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। एक बार रिपीट, सहअभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड कोई भी गुणनखंड नहीं होता, केवल एक के अलावा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 8 है और 9 है, तो 8 और 9 में कोई फैक्टर है क्या, इसका फैक्टर 1 और इसका फैक्टर 1, ये दोनों कॉमन है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो 8 और 9 तो कैसे हो जाएंगे, अभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे। मतलब किसी में दो संख्याओं में से कोई भी कॉमन गुणनखंड ना मिल रहा हो, कॉमन फैक्टर ना मिल रहा हो, तो वो दोनों संख्याएं कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अच्छा, तो यहां से समझिए इसका और इसका बहुत ज्यादा संबंध है। परिमेय कोई संख्या तब होगी जब सहअभाज्य पूर्णांक होगी, मतलब कोई गुणनखंड ना होगा। यदि मान लीजिए सहअभाज्य पूर्णांक है तो वह संख्या कैसी होगी, परिमेय होगी। और यदि हम कहीं सिद्ध करके दिखा दिए कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब ये परिमेय भी नहीं है, तो फिर क्या होगी, अपरिमेय। ठीक है, फिलहाल 2 लाइन लिखिए, इसको समझिए। माना √3 परिमेय संख्या, परिमेय है तो p/q के फॉर्म में होगी। ठीक है, आगे देखिए, इसका रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर बराबर आएगा p/q का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा ये रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो 3 = आएगा p²/q²। ठीक है, अगला स्टेप, तो ये 3 जो है 3 को ले जाइए बटे में और k² को लाइए इधर, तो k² आ जाएगा p²/3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p² में किसका भाग लगा है, p² में किसका भाग लगा है, 3 का। चूंकि p² 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए स्क्वायर वाला जब हो रहा है तो p जो संख्या है वो भी 3 से विभाजित होगी, इसलिए p भी
3 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब ये पता लग गया। एक बार फिर बात समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 12 में किसका भाग जा रहा है, पूरा पूरा 3 का जा सकता है, 3 चौको 12। ठीक है, ये चला गया। यानी कि 3 क्या है, तो आप कहोगे सर 12 का एक ठो गुणनखंड है। 3 क्या है बताइए, 12 का एक गुणनखंड। ठीक इसी प्रकार जब P जो है 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, अतः P का एक गुणनखंड कौन है, 3 है। कौन है, 3 है। ठीक है, आप समझिए, जैसे हमने ये 12 लेकर समझा रहा, तो 12 के गुणनखंड 3 है। दूसरा वाला निकालना है तो उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, m मान सकते हैं, c मान सकते हैं, कुछ भी। तो ये हम इक्वल टू मान लीजिए अगले स्टेप में निकालेंगे तो 12/3 आएगा, बराबर m आएगा, 3 चौको 12। तो बताओ दूसरा गुणनखंड क्या आ गया, 4 आ गया, जबकि पहला गुणनखंड क्या माने थे, 3। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ समझिए, यहाँ पे देखिए, इसमें जो है P का एक गुणनखंड कौन है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3m। क्या लिख सकते हैं, 3m। ठीक है, क्यों, क्योंकि P का पहला गुणनखंड 3 है और दूसरा गुणनखंड हमने क्या मान रखा है, m। यहाँ बगल में मेंशन नहीं कर देंगे, यहाँ बगल में मेंशन कर देंगे कि m P का दूसरा गुणनखंड है। बताओ m क्या है, P का दूसरा गुणनखंड है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसको इक्वेशन कोई मान लीजिए। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसके बाद देखिए P बराबर जो 3 आया है, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस पे रखना है, समीकरण 1 में, कितना, P बराबर 3m। तो ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर है, तो मतलब P की जगह 3m रखना है आपको। तो ये हमने 3m लिख दिया, और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अपान में कितना है, 3, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। K स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 होगा, m स्क्वायर बटे के आने वाला है 3, और ये 9 और 3 आपस में कटेंगे, मतलब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो K स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं P स्क्वायर बटे में क्या आया था, 3। तो P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, P भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए P का एक गुणनखंड 3 है। इसी प्रकार अब की बार अभी P स्क्वायर के बटे में आया था 3, इस बार Q स्क्वायर के बटे में ले जाएंगे 3 को, तो उधर क्या बचा, m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब P स्क्वायर के बटे में 3 आया था, तो ये 1 2 3 3 लाइन स्टेटमेंट आपने लिखा था। अब यहाँ Q स्क्वायर के बटे में 3 आ गया, तो यहाँ भी वही हाल होगा। ठीक है, उसी टाइप का लिखेंगे। तो देखिए क्या है, P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, वहाँ लिखेंगे Q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब जब बताइए P भी 3 से विभाजित होगा, तो P का एक गुणनखंड कौन था, 3, तो वहां क्या हो जाएगा, अतः Q का एक गुणनखंड 3 है। बताइए Q का एक गुणनखंड कौन है, 3 है। अब P का भी एक गुणनखंड 3 है और Q का भी एक गुणनखंड 3 है, तो दोनों संख्या मतलब P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। हमने बोला था कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक है तभी परिमेय होगा, लेकिन जब उभयनिष्ठ दोनों के आ रहे हैं मतलब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। कैसे पता चला नहीं है, इस वाले लाइन से और इस वाले लाइन से। P का एक गुणनखंड 3 है और Q का भी एक गुणनखंड 3 है, इसलिए P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः
जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो जो आपने कल्पना किया था, मान के चला था परिमेय, अब ये परिमेय भी नहीं होगा। तो अतः √3 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। यह है संख्या है, ठीक है। और यहाँ से सवाल हो जाती है सिद्ध। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आराम से देखिए। √3 को आप क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। ये मेंशन कर देंगे, पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। वर्ग करेंगे, हट जाएगा, इसका वर्ग होगा और इसका भी होगा कुछ इस तरह से। क्यू स्क्वायर इधर आएगा, 3 यहाँ पे जाएगा। पी स्क्वायर में 3 का भाग लगा है, मतलब पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। मतलब पी का एक गुणनखंड कौन होगा? 3 होगा। हमने बताया कि जब पी का एक गुणनखंड 3 है तो दूसरा गुणनखंड अपने से कुछ मानिए, है ना। जैसे एनसीईआरटी बुक में सी मान रखा है, हमने एम मान लिया। आप स्वतंत्र हो, कोई भी गुणनखंड आप ABCD कोई भी अक्षर ले सकते हो, ठीक है। तो हमने P = 3m ले लिया। m क्या है? P का दूसरा गुणनखंड है। P का मान जो आया है समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। ये रहा समीकरण 1, यहाँ पे हमने पुट किया है 3m, P = ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे, 9m स्क्वायर आएगा। 3 से इसको कट करेंगे, 3m स्क्वायर आ जाएगा। और इस 3 को अब लाएंगे क्यू के बटे में, क्यू स्क्वायर के बटे में, कुछ इस तरह से। क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, दिख भी रहा है आपको यहाँ पे। क्यू भी 3 से विभाजित होगा, मतलब क्यू का एक गुणनखंड कौन है? 3 है। हालांकि इसको आप इस समीकरण कुछ दे सकते हो, इसको और इसको। तो यहाँ बता सकते हो समीकरण इतने व इतने से स्पष्ट होता है कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 3 है। इसका मतलब पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। कुल मिला के अब सिद्ध हो गया कि जब सहभाज्य पूर्णांक होता है तब परिमेय होता है, और यहाँ बोला कि सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या होगा? परिमेय नहीं होगा। तो कुल मिला के क्या होगा? अपरिमेय। तो आशा करते हैं कि आपको यह सवाल अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।